बीजेपी को ऑफर दिया गया उद्योगपतियों के द्वारा। आप अगर नरेंद्र मोदी को पीएम का कैंडिडेट घोषित करते हैं तो हम आपके कैंपेन के ऊपर जितना खर्चा लगाते हैं वो उद्योगपति लगाएगा। पूरे बीजेपी की सारी कैंपेन पर उद्योग कारपोरेट घरानों ने खर्चा लगाया, इनके लिए जहाज उपलब्ध करवाए। वो सारा का सारा खेल करके इसको पीएम कैंडिडेट नहीं पीएम बनवा दिया। ये पीएम में बीजेपी का भी नहीं है, ये पीएम और का तो हो ही नहीं सकता, ये उद्योगपतियों का पीएम है, उन्हीं ने बनाया है, मीडिया को खरीद के बनाया है। मैं बता दूं, वास्तव में हमारे पास विकल्प नहीं बचा, ना सरकार के पास भी विकल्प नहीं है। सरकार के पास भी दो ऑप्शन है, या तो हमारी बात मान ले या हमारा गोली मार दे, दो हम तो एक तो उसके पास, और हमारे पास भी विकल्प नहीं बचा। हम सारे तो काम करके देख लिए, धरने पर हम बैठे, सड़क पर हम बैठे, दिल्ली जाओ तो दिल्ली हमारे को नहीं जाने दिया था, सारे विकल्प कर दिए ना। तो हमने घोषणा कर दी हम परेड करेंगे। पूरे देश की जनता को आप बंधुआ मजदूर बनाने पे तुल रहे हैं। इस संविधान में तो कहीं लिखा नहीं है 26 जनवरी का दिन हमने इसलिए चुना है हमारे लिए गणतंत्र दिवस हो। संविधान लागू हुआ था, हमारे कानून लागू हुए थे उस दिन, मगर ये देश, पूरा देश को बेच दिया इन लोगों ने। इसलिए 26 जनवरी को हम दिल्ली में मरने के लिए जा रहे हैं। सच्चाई ये है। सारे भाई ने सोनू वाली की राम राम भाई। कई सारे बंधु थे तो माइक इकट्ठा ही पकड़ना पड़ गया। खटका टोल प्लाजा पे और हमारे साथ में किसान नेता सुरेश कोथ जी हैं। क्या रणनीति रही है अभी तक सरकार की और किसान ना ही के रही है, इन सारी बातों में बात कराएंगे। राम राम जी। राम राम जी। तो अभी तक बहुत सारी मीटिंगें हो ली हैं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है, तो सरकार की कौन सी मंशा है और आगे अपनी क्या स्ट्रेटजी है? सरकार की मंशा शुरू से ही गलत है। सरकार इस आंदोलन को लंबा चला करके इसमें फूट डाल करके समाप्त करना चाहती है। इसलिए सरकार ने शुरू से हमारे साथ मीटिंग भी कर रही है और उसमें गैर एलिमेंट्स भी बढ़ा रही है। कभी हमारे को खालिस्तानी कहा जाता है, कभी हमारे को अलगाववादी, कभी वामपंथी, पता नहीं कितने नाम किसानों को इन लोगों ने दिए, मगर उसके बावजूद पूरे देश का किसान एकजुट रहा और हमारा आंदोलन लगातार बढ़ता रहा। अब सरकार इसी नीति में चल रही कि लंबा आंदोलन चलने के बाद शायद दिन में फूट हो जाए, शायद दिन में ग्रुप हो जाए, मगर हमने उन सब के तोड़ निकाल लिया है। हमने एक ऐसा मजबूत संगठन किसान मोर्चा के नाम से बना दिया जिसमें पूरे देश के लगभग 400 साढ़े 400 संगठन है और उनकी लगातार मीटिंगें होती है। जो आम इजलास में पास होती है वो मीटिंग जो हमारे डायलॉग के लिए 39 नेता जाते हैं उनके सामने रखते हैं, वो वही बात करते हैं जो आम इजलास में चलता है, उसमें ही फिर बट ये वो तर्क नहीं होता। इसलिए इसमें किसान ना फूट, ये क्या नाम, सरकार फूट नहीं डाल पाएगी। सरकार की जो नीति फैल होगी। सरकार चाहती थी कि आंदोलन मात्र थोड़े एरिया में रहे, इसलिए इन्होंने मीडिया के ऊपर बैन कर दिया। हमारी फ्रंट लाइन मीडिया हमारे को खिलाफ दिखाने लगी, मगर हमारे छोटे चैनल है, यूट्यूब के चैनल है या और कोई एक दो साथी ने हमारी मदद करी। आज पूरे हिंदुस्तान का हर किसान मजदूर को पता चल गया एमएसपी क्या होती है, पीएमसी क्या होती है। आपको अगर ये कानून आ गया तो आपको किस तरह का नुकसान होगा, किस तरह का फायदा होगा। इसलिए पूरे देश का किसान आज हमारे साथ। अब हम सरकार से हारने वाले नहीं हैं, सरकार हमारे आंदोलन फूट नहीं कर पाएगी। एक बात और है, नहीं एजेंडा पहले सरकार का होता था, फिर बाद में किसान का एजेंडा माना गया कि भाई आप अपना एजेंडा लेकर आइए, उसके ऊपर बात करें। तो अंदर जाने के बाद में ऐसी क्या बातें हुई हैं कि खाली हाथ लौटना पड़ता, जबकि एजेंडा किसान का मांगा गया था? देखिए, इन्होंने पहले बात के लिए बुला कहता अपनी मांग दीजिए, हमने मांग दी। फिर कहने लगे आपकी डिमांड क्या? हमने कहा भाई हमारी डिमांड है तीनों कानूनों को वापिस करिए आप। इन्होंने दूसरी मीटिंग में कहा कि आप हम क्लोज टू क्लोज बहस करना चाहते हैं। हमने कहा हम क्लोज टू क्लोज बहस करने के लिए तो तैयार हैं, मगर आप क्लोज टू क्लोज बहस करवाने के बाद अमेंडमेंट की तरफ जाएंगे। हमें अमेंडमेंट मंजूर नहीं है। हम आपके कानून में कितनी खामियां हैं ये तो बता देंगे, मगर हमें मंजूर नहीं है। आप बाद में आप कहेंगे कि आपने जो खामियां बताई हम दूर कर देंगे, मगर हमें अमेंडमेंट मंजूर नहीं है क्योंकि आपकी मंशा गलत है। आप ये कानून ला ही नहीं सकते थे। केंद्र सरकार को ज़्यादा अधिकार ही नहीं है, स्टेट सरकारें बनाती है कृषि के ऊपर। ये ट्रेड में ले जा करके इन्होंने कानून बना दिया। आपकी मंशा ही गलत है, आप दो नंबर के रास्ते से तो कानून बना रहे हैं, इसलिए अमेंडमेंट की तरफ नहीं जाएंगे। हम आपकी खामियां बता देंगे। इन्होंने कहा खामियां बताइए, हमने खामियां बताई। फिर कहने लगे जो आपकी खामियां हैं हम उनको दूर करने के लिए तैयार हैं। अरे हमने पहले ही कह दिया था कि हम खामियां नहीं बताएंगे, तब आपने पूछा हमने बता दिया। अब कहते हैं अमेंडमेंट करवाइए। इनकी शुरू से मंशा गलत है। ये उद्योगपतियों के हाथों में खेल रहे हैं, इनको सारी बातों का पता है। एक बात और है, नहीं जो इस आंदोलन में इस कानून की पैरवी करने के लिए नेता आए हैं
उनको इतनी अथॉरिटी भी नहीं है कि वो कुछ फैसला ले सकें, क्योंकि फैसला तो नरेंद्र मोदी हैं जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ की घोषणा करी थी और वही इसकी पैरवी कर रहे हैं जब भी लाइव आकर ना कर रहे हैं। तो इनको बिठाने का क्या मतलब है मीटिंग में? मैं बताता हूँ इनको बिठाने का लॉजिक तो है, क्योंकि एक कृषि मंत्री एक वाणिज्य मंत्री है। कृषि मंत्री उस बैठक में इसलिए बैठ सकता है क्योंकि ये कानून कृषि पे लागू होने। वाणिज्य मंत्री इसलिए बैठ सकता है क्योंकि ये ट्रेड में ले जाकर के पास कर रखे हैं। उसका काम ही खरीद फरोख्त का है, ट्रेड का है, ले बेच का है। तो वो बेचने का लॉजिक तो है, मगर इनके हाथ में इतनी अथॉरिटी नहीं दे रखी कि आप एकदम से किसान को बोल दे जाओ आपका कानून वापिस हो जाएंगे। इतनी अथॉरिटी इनके पास नहीं दे रखी। अगर लेके हमें पता है कि हमारे को मूर्ख बनाया जा रहा है, हमें पता है कि हमारे को टरकाया जा रहा है, मगर अगर हम बातचीत तोड़ते हैं, हम बातचीत की टेबल पर नहीं जाते तो ये हमारे आंदोलन को बदनाम करते हैं, फिर चलवाते हैं। हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, हम किसान की सुनने के लिए तैयार हैं। किसान हमारी मीटिंग में नहीं आता, फिर हमारे किसानों में मायूसी डालने एक और है नहीं, पिछले बार भी देखा गया है कि जब अंबानी का पोता होया था तो अस्पताल में बिके, लेकिन 39 जो हमारे किसान नेता उनके साथ में बात करने के लिए नरेंद्र मोदी उस टेबल पर क्यों नहीं आते? नरेंद्र मोदी कलौंडा आदमी नजर नहीं मिला सकता। मैं आपने बात बताऊं, नरेंद्र मोदी कभी भी इस मीटिंग में आएगा ही नहीं। जब इन्हें वापिस लेने होंगे नहीं तब भी नहीं आएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी को खुद को पता है, जनता को मूर्ख बना के इस गद्दी पे पहुंच गया। कह दिया मैं गरीब का बेटा हूं। हमने सोचा वह गरीब का बेटा है तो गरीब आदमी के हित के कानून बनाएगा, मगर इसने करया क्या? 2012 में छोटी सी 2-1 मिनट की हो बात हो, बीच में आपने बता ही दूं, यूं बीजेपी का पीएम भी नहीं है। बीजेपी वाले अपना पीएम मांगे, बिहार ये कांग्रेस का या देश का पीएम भी नहीं है। 2012 में कांग्रेस इन्हीं बिलों को लेकर के आई थी, तब बीजेपी ने उनका विरोध किया था। विपक्ष की नेता उस समय लोकसभा में होती सुषमा स्वराज और राज्यसभा में होते थे अरुण जेटली। स्वाभाविक तौर पर लाल कृष्ण आडवाणी इनका बड़ा नेता था। अगर प्रधानमंत्री का कैंडिडेट होना तो लाल कृष्ण आडवाणी होना था, मगर पूरी बीजेपी ने इन बिलों का विरोध कर दिया। और उधर कांग्रेस से ये बिल लेके आई, उसने देखा कि देश में विरोध हो गया, उन्हें स्टैंडिंग कमेटी में भगा दिया। पूरा देश का उद्योगपति एक लाइन में चला गया कि चाहे कांग्रेस आओ चाहे बीजेपी, किसानों के डर से ये कानून नहीं होगा। तो इन्होंने नरेंद्र मोदी से बात करी, पूरे उद्योगपतियों ने मिलकर के, कि अगर हम आपको पीएम बनाएं तो क्या आप हमारे ये कानून पास कर सकते हैं, क्या आप रिफॉर्म को तेज कर सकते हैं? रिफॉर्म के नाम से बकाया गया। तो उस मौके से कहा मैं रिफॉर्म को तेज करूंगा, जिसको सुधार कहते हैं। उसके साथ समझौता करके उस बाद में बीजेपी को ऑफर दिया गया उद्योगपतियों के द्वारा, आप अगर नरेंद्र मोदी को पीएम का कैंडिडेट घोषित करते हैं तो हम आपके कैंपेन के ऊपर जितना खर्चा लगाते हैं वो उद्योगपति लगाएगा। पूरे बीजेपी की सारी कैंपेन पर उद्योग कारपोरेट घरानों ने खर्चा लगाया, इनके लिए जहाज उपलब्ध करवाए। वो सारा का सारा खेल करके इसको पीएम कैंडिडेट नहीं पीएम बनवा दिया। ये पीएम में बीजेपी का भी नहीं है, ये पीएम और का तो हो ही नहीं सकता, ये उद्योगपतियों का पीएम है। उन्हीं ने बनाया है, मीडिया को खरीद के बनाया है, इसका एक हवा बना दिया। मोदी है तो मुमकिन है, अरे जनता को मारने वाला कौन सा मुमकिन है? 70 साल हो गए, एक भी कोई भी प्रधानमंत्री नहीं आज इसने कंपनी खड़ी नहीं करी पब्लिक सेक्टर की, और इसने सारी बेच दी। एक और है नहीं, अब आंदोलन काफ़ी लंबा चल गया है, लेकिन कह रहे हैं कि 26 जनवरी की जो होगा अपना लास्ट होगा, क्योंकि जो आने वाला मूवमेंट है ये काफ़ी ऐतिहासिक माने जाने लग रहे हैं। भाई इतिहास उस साइड भी उसका है, उस साइड भी उसका है, तो जनता के बीच में आप क्या कुछ लेकर जाने लग रहे हो इस टाइम पे? देखिए मैं आपने बता दूं, वास्तव में हमारे पास विकल्प नहीं बचा, ना सरकार के पास भी विकल्प नहीं है। सरकार के पास भी 2 ऑप्शन है, या तो हमारी बात मान ले या हमारा गोली मार दे। 2 हम थे, एक तो उसके पास, और हमारे पास भी विकल्प नहीं बचा। हम सारे तो काम करके देख लिए, धरने पर हम बैठे, सड़क पर हम बैठे, दिल्ली जाओ तो दिल्ली हमारे को नहीं जाने दिया था, सारे विकल्प कर दिए ना। तो हमने घोषणा कर दी हम परेड करेंगे। इसका सीधा सा मतलब जो किसान समझने वाला सब समझता है, हम छाती अड़ा रहे हैं। 26 जनवरी देश के लिए वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन 26 जनवरी का हमारा संविधान लागू हुआ था। हम उस संविधान को लेकर के जाएंगे। संविधान में ये लोकतंत्र नहीं है जो आप ले रहे हैं। इस संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि पूरे देश की जनता को मारने के लिए आप 1-2 उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, पूरे देश की जनता को आप बंधुआ मजदूर बनाने पे तुल रहे हैं। इस संविधान में तो कहीं लिखा नहीं है। 26 जनवरी का दिन हमने इसलिए चुना है, हमारे लिए गणतंत्र दिवस है वो।
संविधान लागू हुआ था, हमारे कानून लागू हुए थे उस दिन, मगर ये देश, पूरा देश को बेच दिया इन लोगों ने। इसलिए 26 जनवरी को हम दिल्ली में मरने के लिए जा रहे हैं। सच्चाई ये है। यानी ये आर पार की लड़ाई 26 तारीख को हो जाएगी। बस तो रिहर्सल भी चल रही है, तो क्योंकि इसमें लेडीज भी देखी गई, हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, वो रिहर्सल कर रही हैं। अरे कारण क्या है? अगर ये कानून लागू हो जाते हैं तो हम कंपनियों में गुलाम हो जाएंगे, या फांसी खा के मरेंगे, या घुट के मरेंगे, या किसी की बेइज्जती हो जाएगी, बेइज्जती करवा के मरेंगे। मरना तो है ही, मरना है ही। इसलिए हम नहीं चाहते कि हम घुट घुट के मरें, अपने घर में फांसी खा के मरें। हम लड़के मरना पसंद करते हैं। ये इस देश का किसान और मजदूर गैरतमंद आदमी है, इनकी इज्जत है। ये इनके बंधुआ मजदूर बनना पसंद नहीं करते। जनता को अगर आप संदेश देना चाहो तो क्या दोगे जी? जनता को बस यही संदेश है भाई, ये लड़ाई हमारी आखिरी है। आप इसमें जाग जाइए, आज भी चूक गए तो आगे आने वाले टाइम में हमारे पास मौका नहीं बचेगा, क्योंकि इस लड़ाई का सिर्फ एक ही रिजल्ट निकलना है। अगर हम ये लड़ाई जीत जाते हैं तो आने वाले टाइम में किसी की हिम्मत नहीं होगी हमारे खिलाफ कानून ले। अगर हम हार गए तो हम लड़ने लायक ही नहीं बचेंगे। जैसे बिहार का किसान है, उसको एपीएमसी का नहीं पता, उसको एमएसपी का नहीं पता। हमारे यहाँ धान 1800 बिकता है, उनके यहाँ 1000 रुपये बिकता है। क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? उनका इतना खून चूस लिया गया कि बिहार के अंदर हम प्रचार करने जाते हैं तो वो कहते हैं एमएसपी क्या होता है। 3-4 किले के मालिक हैं हमारे यहाँ धान लगाने जो आते हैं, 3-4 किले के मालिक है। हमारे 3-4 किले का किसान है ना, वो खेती करता है, बच्चों को पढ़ाता है। हमारी ये हालत करना चाहते हैं लोग, इसलिए हमने इनको बोल दिया भाई 700 साल मुगलों ने शासन किया, हमने अपनी संस्कृति के ऊपर उनका अटैक नहीं होने दिया, बेचा नहीं अपने। 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, मगर हम उनके गुलाम नहीं हो। हमारी संस्कृति हमने बचा के रखी। आप भी कितनी ताकत करो, हम लगाओ, हम उद्योगपतियों के गुलाम नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। हम अपने दम पर जीने वाले लोग अपने दम पर ही जिएंगे। भाई काफ़ी बढ़िया विचार जाने हैं। इनका जो कानूना का एक ही उद्देश्य है कि आपका जिंदा रहना ही आपकी अमीरी है, क्योंकि सिर्फ एक ही अर्थ निकल का हुआ, आपका जिंदा रहना ही आपकी अमीरी है, और तो सारे आपके जो ख्वाब हैं वो छोड़ दो भाई, आप खुशहाल ज़िंदगी जियोगे। जिस तरह से हिटलर ने कहा था नहीं, आपका जिंदा रहना ही आपकी अमीरी है, तो ये काले कानून रहेंगे तो तड़कन आपने ये दिन देखने पड़ेंगे। लेकिन आज इस लड़ाई में आपने जब बढ़ चढ़ गए, हिस्सा ले लिया और इस जीत गए, तो आने वाला भविष्य अपना उज्जवल रहेगा। तो इस बार हम आपके विचार हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे दियो, और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारे भाई है ना, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।